इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरएएस मेंस के पेपर 1 के यूनिट 3 के खंड ब यानी प्रबंधन को। प्रबंधन में इस वीडियो में हम देखेंगे शुरू के 15 टॉपिक, जिसमें विपणन की आधुनिक अवधारणा है, विपणन मिश्रण है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है, प्रचालन तंत्र लॉजिस्टिक मिक्स है, ई वाणिज्य ई विपणन यानी ई कॉमर्स और ई मार्केटिंग है, व्यवसाय और निगम आचार नीति है, धन के अधिकतमकरण की अवधारणा है, वित्त के स्रोत क्या हो सकते हैं, पूंजी संरचना लागत क्या होती है, लाभ का विभाजन कैसे होता है, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज क्या होती हैं। पहला टॉपिक है विपणन। विपणन में हम क्या देखते हैं? हम उपभोक्ताओं की इच्छाओं और आवश्यकताओं की जानकारी लेते हैं, जिसके अनुसार उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, फिर उसका विपणन करते हैं, उपभोक्ता की संतुष्टि का ध्यान रखते हैं, संस्था के लाभ और अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। विपणन प्रबंधन क्या है? इसका अर्थ है विपणन कार्य का प्रबंधन करना। विपणन प्रबंधन से अभिप्राय उन क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण से है जो उत्पादक और उपभोक्ता अथवा उत्पाद और सेवा के उपयोगकर्ता के बीच वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाते हैं। विपणन की आधुनिक अवधारणा में परंपरागत अवधारणा, उपभोक्ता की अवधारणा, समाज की अवधारणा, उत्पादन की, उत्पाद की और बिक्री की अवधारणा शामिल है। विपणन प्रबंधन में कार्य कौन कौन से होते हैं? बाजार का विश्लेषण करना, नियोजन करना, विकास करना, वर्गीकरण करना, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, मूल्य निर्धारण करना, विक्रय करना, परिवहन करना और संग्रहण करना। विपणन मिश्रण क्या है? फर्म के पास जो भी विकल्प है, विपणन उत्पाद के विकास के लिए फर्म एक विशेष मिश्रण का चयन कर लेती है। विपणन उत्पाद को तैयार करने के लिए फर्म जिन चारों मिश्रण का चयन करती है उसे विपणन मिश्रण कहते हैं। इसके तत्व कौन है? विपणन मिश्रण के तत्व क्या हैं? विपणन मिश्रण के तत्वों में 4 P शामिल हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रवर्तन या संवर्धन। वितरण की अनेक प्रणालियां मौजूद हैं, जैसे प्रत्यक्ष वितरण, अप्रत्यक्ष वितरण, दोहरा वितरण। प्रत्यक्ष वितरण में कोई स्तर नहीं होता बीच में। प्रत्यक्ष वितरण में निर्माता और ग्राहक के बीच में कोई स्तर नहीं होता। अप्रत्यक्ष वितरण में एक स्तर मतलब बीच में एक फुटकर विक्रेता आ जाएगा, द्विस्तर मतलब 2 स्तर आ जाएंगे, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता। त्रिस्तर में एजेंट, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता आ जाएंगे। विपणन और विक्रय में क्या अंतर है? मार्केटिंग में उपभोक्ता की आवश्यकता को महत्व दिया जाता है, जबकि सेलिंग में उत्पाद को महत्व दिया जाता है। विपणन में केंद्र मुख्यतः उपभोक्ता की संतुष्टि में होता है, जबकि विक्रय के अंदर केंद्र अधिकाधिक लाभ के अंदर होता है। मार्केटिंग एक दीर्घकालीन नियोजन पर आधारित होती है, जबकि सेलिंग अल्पकालीन नियोजन पर आधारित होती है। मार्केटिंग का महत्व क्या है? निर्माता के हिसाब से देखें, विक्रय में वृद्धि करना। उपभोक्ता के हिसाब से देखें, सही समय पर सस्ती व श्रेष्ठ वस्तु का उपलब्ध होना। समाज के लिए देखें तो वस्तु के उत्पादन और वितरण से रोजगार की प्राप्ति और उसमें वृद्धि होती है। राष्ट्र के लिए देखें तो राष्ट्रीय संसाधनों का सदुपयोग होता है, निर्यात वृद्धि होती है। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन में अव्यक्तिगत संदेशों की प्रस्तुति होती है, जिसमें विचारों, वस्तु और सेवाओं के बारे में अव्यक्तिगत जानकारी होती है, जिसे टेलीविजन, रेडियो, परिवहन के साधनों, पत्र पत्रिकाओं, बाह्य साइन बोर्डों और अन्य साधनों के माध्यम से लोगों को दी जाती है। विज्ञापन के लाभ या महत्व क्या होते हैं? नवीन वस्तु की मांग को बढ़ाया जाता है, बाजार में जगह दिलाई जाती है, नई वस्तु के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाता है, मांग की पूर्ति के लिए उत्पादन में वृद्धि की जाती है, नवीन मशीनों और तकनीकों का प्रयोग व्यवसाय में किया जाता है, संगठन की ख्याति में वृद्धि होती है और वस्तु की प्रति इकाई लागत में कमी की जाती है। विज्ञापन के अनेक माध्यम हो सकते हैं। दृश्य माध्यम जैसे पोस्टर, बैनर, श्रव्य माध्यम जैसे रेडियो, लाउडस्पीकर, दृश्य श्रव्य जैसे सिनेमा हॉल, टेलीविजन, इंटरनेट का माध्यम वेबसाइट पे, ईमेल पे, मुद्रित माध्यम जिसमें पत्रिकाएं, मैगजीन, समाचार पत्र में आते हैं। अगला टॉपिक है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसमें उत्पाद के कंपनी में बनने से लेकर ग्राहक तक पहुंचने तक की प्रक्रिया होती है, और यह प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है। पहले उत्पादनकर्ता होंगे, फिर थोक विक्रेता होंगे, फिर फुटकर विक्रेता होंगे, फिर अंत में ग्राहक होंगे। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण है नियोजन करो, विकास करो, वस्तु का निर्माण करो, वितरण करो, माल वापसी का चरण। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लाभ क्या हो सकते हैं? अच्छी बेहतर सर्विस, ग्राहक संबंध स्थापित किया जाता है, उत्पाद सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, गलतियों की संभावनाएं कम की जाती हैं, उत्पाद तेज से डिलीवर होते हैं, एक व्यक्ति की पूरी जिम्मेदारी नहीं होती है, कई चरणों में प्रक्रिया पूरी होती है, उत्पादन क्षमता और व्यवसायिक कार्यों में सुधार किया जाता है, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन की कीमत को कम किया जाता है। अगला टॉपिक है प्रचालन तंत्र। प्रचालन प्रबंधन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का एक घटक है, जिसके पास सही मात्रा में सही समय पर सही उत्पाद की डिलीवरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। प्रचालन तंत्र के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑर्डर किए हुए सामान को खरीदार तक
पहुंचाना रिवर्स डायरेक्शन में डिफेक्टिव, डैमेज्ड या गलत सामान को वापस करने की प्रक्रिया होती है। प्रचालन मिश्र या लॉजिस्टिक्स मिक्स में कई सारे तत्व होते हैं, जैसे आदेश आया, ऑर्डर आया, स्टॉक का प्रबंधन हुआ, भंडारण करो, परिवहन करो, संरक्षण करो, पैकेजिंग करो और सूचना प्रबंधन करो। अगला टॉपिक है ई वाणिज्य। ई कॉमर्स का अर्थ है कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना या बेचना। वर्तमान बाजार में ई वाणिज्य की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे OLX, Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम। ई वाणिज्य के कई प्रकार हैं, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर आदि। ई वाणिज्य के लाभ व्यवसाय संगठन को हो सकते हैं, जैसे कंपनी की ब्रांड की छवि को बेहतर बनाया जाता है। उपभोक्ता को होते हैं, जिससे ग्राहक को अधिक विकल्प मिलते हैं। समाज को लाभ होते हैं, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। ई वाणिज्य की हानियां में देखें तो हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, सभी उपभोक्ता समझ नहीं पाते हैं, हैकिंग का खतरा रहता है, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट की जानकारी होना जरूरी है। अगला टॉपिक है ई विपणन या ई मार्केटिंग। इसमें सभी व्यावसायिक गतिविधियों जैसे योजना, वितरण, प्रचार, उत्पाद एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण कंप्यूटरीकृत रूप से शामिल होते हैं। ई विपणन या ई मार्केटिंग के क्या लाभ हो सकते हैं? मितव्ययी प्रक्रिया है, बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं तक पहुंचा जा सकता है, प्रतिदिन 24 घंटे सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। ई विपणन की सीमाएं क्या हो सकती हैं? प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता होती है, सुरक्षा एवं गोपनीयता पर खतरा रहता है। अगला टॉपिक है व्यावसायिक नैतिकता क्या है? व्यावसायिक नैतिकता व्यावहारिक नीति शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान या संस्थान के व्यापारिक कार्यकलापों, प्रक्रियाओं, निर्णयों और अपने कर्मचारियों, उपभोक्ताओं के संबंधों का नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है एवं गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। व्यावसायिक नीति शास्त्र की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? यह अनुशासन सुनिश्चित करता है, सामाजिक कल्याण को प्रेरित होता है, सार्वभौमिक दर्शन है, गतिशील दर्शन है और मानवीय पहलू से संबंधित है। लाभ का अधिकतमकरण और धन का अधिकतमकरण क्या होता है? लाभ का अधिकतमकरण मतलब इस अवधारणा में लाभ में वृद्धि करने वाले कार्यों को प्रमुखता दी जाती है। इस अवधारणा में अनिश्चितता व जोखिमों को ध्यान में रखा नहीं जाता है। धन का अधिकतमकरण यह एक आधुनिक दृष्टिकोण है जिसमें संगठन कम से कम लाभ अर्जित करके लंबे समय में धन को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अवधारणा जोखिमों और अनिश्चितताओं का विश्लेषण करती है। यह अवधारणा दीर्घकाल पर आधारित होती है। धन का अधिकतमकरण करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? अंशधारियों के अंश के मूल्य में वृद्धि करना, कंपनी के शुद्ध मूल्य को अधिकतम करना, वित्तीय निर्णयों को अधिक व्यापकता प्रदान करना, व्यवसाय की दीर्घकालिक सुस्थिरता बढ़ाना, विनियोगों पर ध्यान देना। अगला टॉपिक है व्यवसायिक वित्त के स्रोत। कोई भी व्यवसाय बिना पर्याप्त धनराशि के अपनी क्रियाओं को नहीं कर सकता। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धनराशि और पूंजी वित्त जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें व्यवसायिक वित्त के स्रोत कहते हैं। वित्त के स्रोत निवेश के आधार पर और अवधि के आधार पर बांटे जा सकते हैं। निवेश के आधार पर स्थायी पूंजी या कार्यशील पूंजी, अवधि के आधार पर दीर्घकालिक, मध्यमकालीन और अल्पकालीन पूंजी। दीर्घकालीन वित्त समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र होते हैं। अल्पकालीन वित्त के स्रोत बैंक साख, व्यापारिक साख, आढ़तीकरण, वाणिज्य पत्र होते हैं। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में क्या अंतर है? लाभांश का अधिकार पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को होता है, उनको लाभ वितरण के बाद समता अंशधारियों को लाभांश का वितरण होता है। लाभांश की दर पूर्वाधिकार अंशधारियों की निश्चित होती है जबकि समता अंशधारियों की अनिश्चित होती है। समता अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। पूंजी संरचना क्या होती है? किसी उपक्रम की कुल दीर्घकालीन पूंजियों में विभिन्न पूंजी प्राप्ति के स्रोतों के अनुपात को निश्चित करना ही पूंजी संरचना कहलाता है। पूंजी संरचना में अंशधारक और उधारीकृत घटक होते हैं। अंशधारी जैसे समता पूंजी, पूर्वाधिकार पूंजी, उधारीकृत घटक जैसे ऋण पत्र, सावधि ऋण। अच्छे पूंजीगत ढांचे की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? अधिकतम आय प्राप्ति, लोचशीलता होना, लागत न्यूनतम होना, जोखिम न्यूनतम होना, नियंत्रण अधिकतम होना, कानूनों के अनुरूप होना, तरलता का होना, विनियोजकों के लिए उपयोगी होना, समता अधिकारियों का अधिकतम ध्यान रखा जाना। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले अनेक घटक होते हैं जैसे आंतरिक घटक और बाह्य घटक। व्यवसाय का आकार, व्यवसाय का स्वभाव, पूंजी बाजार, सरकारी नियंत्रण, विनियोजकों की रुचि, इन सब से पूंजी संरचना प्रभावित होती है। कंपनी के लाभों का विभाजन किस तरह से होगा? विभाजन योग्य लाभ का वह भाग होता है जो कंपनी के प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा धारित अंशों के अनुपात में प्राप्त होता है, उसे लाभांश कहते हैं। लाभ का विभाजन करते वक्त कंपनी को ध्यान में रखना पड़ता है कि जहां जहां से पूंजी आई थी उनको इंटरेस्ट वापस देना पड़ेगा, सरकार को टैक्स भरना पड़ेगा और लाभांश देना पड़ेगा। अगला टॉपिक है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान उस संस्था को कहा जाता है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसका मुख्य काम उधार देना और विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार, चिटफंड से संबंधित कार्यों में निवेश करना होता है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान या एनबीएफसी के कुछ एग्जांपल्स देखें तो सिडबी हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है। इसके अलावा यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी,
मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स जैसे निवेश संस्थाएं भी हो सकती हैं। बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में क्या अंतर है? एक सरकारी अधिकृत वित्तीय मध्यस्थ है जिसका उद्देश्य आम जनता को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान ऐसी कंपनियां हैं जो बिना बैंक लाइसेंस के लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। बैंकिंग का नियमन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से होता है। एनबीएफसी का अधिनियम कंपनी अधिनियम 1956 से होता है। बैंक मांग जमाएं स्वीकार करते हैं, एनबीएफसी अस्वीकार करते हैं। विदेशी निवेश बैंकों में 74% तक हो सकता है जबकि एनबीएफसी में 100% तक हो सकता है। कैश रिजर्व रेशियो रखना, सीआरआर मेंटेन करना इसमें अनिवार्य है, इसमें आवश्यक नहीं है। बीमा सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं जमा के ऊपर, इस बीमा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बैंक चेक जारी कर सकते हैं, एनबीएफसी चेक जारी नहीं कर सकते हैं। बैंक के अंदर अल्पकालीन जमा स्वीकार होते हैं जबकि एनबीएफसी में अल्पकालीन जमा स्वीकार नहीं होते हैं। 12 माह के नीचे का जमा नहीं लिया जाता है। बैंक क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं जबकि एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं। लेन देन सुविधाएं बैंकों में प्रदान की जाती हैं, एनबीएफसी में यह प्रदान नहीं की जाती हैं।